तो बच्चों कल हमने देखा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जो यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में पीछे देखे गए, तो 20 तक के क्वेश्चंस कल हमने सॉल्व किए थे। आज उनको आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीरीज पे चलते हैं। क्वेश्चन सीरीज नंबर 21। अब यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। आपको ध्यान रखना है वो क्या पूछ रहा है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय निम्न में से कौन सा है। तो आप हमेशा अंडरलाइन कर लेंगे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे पुराना विश्वविद्यालय अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी या महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी या फिर है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो आंसर जाएगा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब लास्ट ईयर तो आपसे या लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया है कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो हमने आंसर दे दिया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आपको ध्यान रखें कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ, यदि ये पूछने लगे तो 1887 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, 1887 में हुई थी। तो इसके साथ आप ये भी बात याद रखें। दूसरा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद केंद्रीय यूनिवर्सिटी के समय पर लॉर्ड ये गवर्नर कौन थे भारत के, तो बच्चों आप याद रखे जाएंगे उस टाइम के गवर्नर कौन है 1887 में। तो आप आंसर देंगे उस टाइम पर गवर्नर जनरल है डफरिन। दो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर और तैयार हो जाते हैं इसमें हिस्ट्री के कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय यूनिवर्सिटी इलाहाबाद के समय की स्थापना कब हुई थी 1887 और उस समय गवर्नर कौन थे, डफरिन। ठीक, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। यूपी के किस शहर को ग्रास ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है, गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस या कन्नौज। तो आंसर जाएगा कन्नौज। अब देखिए यदि हम कन्नौज को देखते हैं तो कन्नौज के लिए आप दो बातें और साथ में याद रख के चलेंगे। तो एक तो यही है ग्रास ऑफ ईस्ट किसे कहते हैं, कन्नौज को, और दूसरा याद रखेंगे कन्नौज किस उत्पाद के लिए जाना जाता है, या उत्तर प्रदेश का कौन सा वो जिला है जो कि इत्र के लिए, इत्र बोले तो परफ्यूम के लिए जाना जाता है। तो आंसर याद रखेंगे कन्नौज। कन्नौज किस नदी पे बसा हुआ है, तो आप आंसर दे देंगे राम गंगा। यदि आप गंगा को पढ़ें तो गंगा नदी जब कन्नौज से जाती है तो कन्नौज में बहने वाली रामगंगा नदी आकर के ये गंगा में मिल जाती है। तो कन्नौज किस नदी पे बसा हुआ है, रामगंगा नदी पर। कन्नौज किस उत्पाद के लिए जाना जाता है, इत्र के लिए जाना जाता है। और इत्र का आविष्कारक किसे कहा जाता है, इत्र का आविष्कारक आपसे पूछा जाए तो आप आंसर देके आएंगे अस्मत बेगम। इत्र का आविष्कारक किसे कहा जाता है, अस्मत बेगम। जब आप मुगल साम्राज्य को पढ़ते हैं तो वहां पर आप नूरजहां को पढ़ते हैं, जिसमें अस्मत बेगम कौन है, नूरजहां की मां, और इन्हें माना जाता है इत्र का आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मव्रत में स्थित था जो वर्तमान के उत्तर प्रदेश में है। कौन सी जगह पर, इन्होंने पूछा है महर्षि वाल्मीकि का कहां पर संन्यास आश्रम बना हुआ है, कहां पर उनका आश्रम बना हुआ है। तो ध्यान रखेंगे कि किसका पूछ रहा है, महर्षि वाल्मीकि का। आंसर देंगे बिठूर। बिठूर कहां पड़ता है, कानपुर। ऐसे पूछ ले कि बिठूर कहां पड़ता है, तो कानपुर में। तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मव्रत में स्थित था जो कि वर्तमान के उत्तर प्रदेश के बिठूर में पड़ता है। अच्छे से याद रखेंगे बिठूर, और बिठूर स्थान कहां पर है, कानपुर। बच्चों कानपुर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का कानपुर कौन सी नदी पर बसा हुआ है, तो आप बता के आएंगे गंगा। यूपी का कानपुर कौन सी नदी पर बसा हुआ है, तो आंसर बता के आएंगे गंगा, क्योंकि ये गंगा से सवाल आ जाए कानपुर नगर कहां पर बसा हुआ है, तो गंगा पर। ठीक, नेक्स्ट, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के हुआ था, कानपुर, लखनऊ, झांसी या उन्नाव। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहां पर हुआ था, तो आंसर दे देंगे यहां पर आप झांसी में। कहां पर हुआ, झांसी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो अब देखिए झांसी है, यदि हमसे पूछ ले कि यूपी का कौन, ये झांसी जिला कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है, तो किस राज्य के साथ सीमा बनाता हुआ आप लिखेंगे। क्या किसी राज्य के साथ इसकी सीमा बनती है, नहीं बनती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद सृजित किया गया था, अर्थात यूपी में जो ये लोकायुक्त का पद आया था, ये लोकायुक्त का पद यूपी में कब आया था, तो आप आंसर देखे आएंगे 1975। यूपी में लोकायुक्त का पद कब आया, 1975। बच्चों लोकायुक्त को लेकर के एक सवाल और आ जाता है कि देश में सर्वप्रथम लोकायुक्त
देश में सर्वप्रथम लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ? तो आप आंसर देंगे महाराष्ट्र। देश में सबसे पहले लोकायुक्त की नियुक्ति किस राज्य में हुई थी? तो महाराष्ट्र में हुई थी। और यूपी में लोकायुक्त कब आया है? तो 75 में। ध्यान रखे जाएंगे, यदि देश का पूछ ले तो आपको आंसर देना है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में जमादिग्न ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। कौन से जिले में? किसका? जमादिन। अच्छे से याद रखेंगे, जमादिग्न ऋषि का आश्रम कहाँ पड़ता था? जमानिया में। और वर्तमान के उत्तर प्रदेश में वो कहाँ है? तो आंसर लगा के आएंगे गाजीपुर। क्या आंसर लगाएंगे? गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्न में से कौन से गीत गाए जाते हैं? जब यूपी में बारिश का मौसम आता है तो यूपी में बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो आप क्या आंसर लगाएंगे? फिर आप आंसर लगाएंगे यहाँ पर कजरी। यूपी में बारिश के मौसम में, ध्यान रखना कौन से मौसम में पूछ रहा है, बारिश के मौसम में पूछ रहा है, तो आंसर क्या लगाएंगे? कजरी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबांकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। तो वो देवा मेला कौन से भगवान के लिए आयोजित होता है? वो आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। कौन किसके लिए होता है जिसे लोग मानते हैं? तो वारिश अली शाह। किसके लिए? वारिश अली शाह। बच्चों, जैसे ये महीनों के नाम दे रखे हैं कार्तिक, तो हमें उत्तर प्रदेश में या हमारे देश में जो हिंदू कैलेंडर है, राष्ट्रीय पंचांग है, उसमें हिंदी में भी हमें नाम पता होने चाहिए कि हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से शुरुआत कौन से महीने से होती है? चैत्र महीने से होती है। और लास्ट महीना कौन सा है? फाल्गुन। यदि ऐसे सवाल पूछ लेना कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना कौन सा होता है, तो चैत्र का, और लास्ट महीना कौन सा होता है? फाल्गुन का। ये क्वेश्चन आपके हिंदी वाले एग्जाम में आ सकता है, हिंदी वाले पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा प्रदेश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? अर्थात इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा यूपी कौन से देश के साथ अपनी सीमा बनाता है? तो जाहिर सी बात है, 4 देश दिए हैं तो किसी ना किसी के साथ तो बनाता ही है। जैसा हम जानते हैं सब, किसके साथ सीमा बनाता है ये? तो आंसर देके आएंगे नेपाल के साथ। और मैंने पहले दिन लेक्चर में बताया था कि नेपाल के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश? कितनी लंबी सीमा साझा करता है? जल्दी से बताओ लिख करके। 538 किलोमीटर। यूपी नेपाल के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? तो 538 किलोमीटर। अर्थात यूपी केवल एकमात्र नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री लगाता है। नेक्स्ट, मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसके विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया हुआ है। आला का मतलब होता है अपना नंबर 1 स्थान बनाया हुआ है। तो कौन सी धातु के लिए या कौन से खनिज के लिए मुरादाबाद जाना जाता है? सीधी लैंग्वेज हो सकती है। मुरादाबाद किसके लिए जाना जाता है? तो हम सब जानते हैं मुरादाबाद किसके लिए जाना जाता है? पीतल नगरी। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये कृषि विश्वविद्यालय है, कहाँ पर पड़ता है? लखनऊ, पंतनगर, मेरठ, सहारनपुर। कहाँ पे पड़ता है बताएं जल्दी से? ये पड़ता है आपका मेरठ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा जिला? क्या पूछा है इन्होंने? बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र मैंने आपको बता रखा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन आते हैं। तो जब हम यूपी का ऐसे मैप पढ़ते हैं तो ये जो हिस्सा हमारा, ये वह हिस्सा आता है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। अब बुंदेलखंड क्षेत्र में यहाँ पर फतेहपुर, सोनभद्र, महोबा एंड श्रावस्ती है। तो बच्चों आंसर गोज टू महोबा। अर्थात हमारे कितने जिले हैं यूपी के जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं? तो आप आंसर देखेंगे 7। जबकि एमपी के कितने जिले हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं? 6। तो यूपी के वो 7 जिलों आपको याद हो गए होंगे कि कौन कौन से यूपी के जिले हैं जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग है। देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अर्थात उस क्षेत्रफल का कितना % यूपी के पास है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आंसर होता है 7.6
7.3%, या लिखा मिल सकता है 7.33%। तो आप 7.3% को भूल के नहीं जाएंगे, अच्छे से याद रखेंगे। और यदि यूपी का क्षेत्रफल यहाँ पर पूछा है देश के क्षेत्रफल में, तो 7.33%, और हमारे देश का क्षेत्रफल पूछ ले कि देश का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो देश का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में 2.4% है। तो भारत का क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल में 2.4%, जबकि यूपी का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल में 7.3%। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 के संपादक निम्न में से कौन है? कौन से समाचार पत्र के बारे में पूछा हुआ है उसने? याद रखें, हिंदुस्तान 1887 समाचार पत्र के बारे में पूछ रहा है। तो आपको आंसर देना है यहाँ पर मदन मोहन मालवीय। क्या आंसर लगाएंगे? मदन मोहन मालवीय। यूपी के दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887। अब देखिए, हिंदुस्तान जो पत्र है ये कब का है? 1887, और उसका संपादन किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। एक क्वेश्चन आता है, BHU की स्थापना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो भी आंसर जाता है मदन मोहन मालवीय, सन 1916। तो याद रखे जाएंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी किसने बसाई थी? मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट, यूपी में किस वर्ष सभी राजकीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया गया? इसका सीधा मतलब है कि जो हिंदी है यूपी में राजभाषा कब बनी? हिंदी यूपी में राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो याद रखें कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था 1947। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोकगीत है? बुंदेलखंड एरिया, कितने जिले बताए थे अभी? बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं? तो बुंदेलखंड में आते हैं बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। तो इन 7 जिलों में से कौन सा जिला, या कह सकते हैं बुंदेलखंड एरिया में बिरहा, आल्हा, रसिया या लंगुरिया, कौन सा लोकगीत है? तो आप आंसर लगा के आएंगे आल्हा। नेक्स्ट, एक रंगीन और मंत्रमुग्ध करने वाला मेला है जो हर साल होली के कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ में, यूपी के मेरठ में, जो लोग मेरठ से हैं वो बता देंगे आसानी से कि होली के बाद लगता है। होली कब आती है? जनरली मार्च में, और यूपी के मेरठ में लगता है। तो एक कब लगता है? कौन सा मेला लगता है? तो बच्चों, नौचंदी मेला। क्वेश्चन आता है, नौचंदी मेला किस चीज का प्रतीक है? तो सौहार्दता का प्रतीक है। सौहार्दता का मतलब होता है भाईचारे का प्रतीक। हिंदू और मुस्लिम, एक तरफ मस्जिद, एक तरफ मंदिर, अर्थात नौचंदी का मेला कहाँ का है? मेरठ। अप्रैल के महीने में लगता है। नेक्स्ट, ऐसी मिट्टी जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ऐसी मिट्टी जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो बच्चों आप जाएंगे जौनपुर। कहां पर जाएंगे? जौनपुर। जौनपुर का एक बहुत अच्छा सवाल है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? जहां का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। तो लिंगानुपात ज्यादा में भी आप आंसर क्या लगा के आएंगे? जौनपुर। लिंगानुपात का मतलब है यूपी का वो जिला जहां पर लड़कियों की संख्या कंपैरेटिव बाकी डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा है, तो वो भी जौनपुर है। और ये पोटास की कमी जिस मिट्टी में पाई जाती है वो कौन सा इलाका है? वो जौनपुर है। और वैसे भी किया पूछे, यदि हमसे पूछ लिया जाए कि मिट्टी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, मुख्य मिट्टियां कितनी होती हैं, तो आप आंसर दे देंगे 8। मुख्य मिट्टियां कितनी होती है? 8। और सामान्यतः मिट्टियों में नाइट्रोजन एंड ह्यूमस की कमी देखी जाती है। सामान्यतः मिट्टियों में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी देखी जाती है। सामान्यतः मिट्टियों में किन किन 2 तत्वों की कमी होती है? नाइट्रोजन और ह्यूमस की। लेकिन यहाँ इस सवाल में पूछ रहा है ऐसी मिट्टी जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है वो यूपी में कहाँ पाई जाती है? तो पोटाश की कमी वाली मिट्टी है जौनपुर। लेकिन दूसरा सवाल पूछ ले कि भारत में मुख्य कितने प्रकार की मिट्टियां होती हैं? तो 8 प्रकार की। और भारत में जो मिट्टियां पाई जाती हैं सामान्यतः उनमें किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की।
अच्छा बच्चों, ये जो हम सवाल पढ़ रहे थे ना अभी, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी राज्य कार्यों के लिए, अच्छा यूपी में सभी वर्ष किसी कार्यों के लिए हिंदी भाषा को कानूनी रूप से मान्यता दी गई, तो हम अभी वहां पर बता रहे थे 1947, उसमें 47 नहीं 1951 आंसर आएगा। क्या आएगा? 1951। जनरली हम देखते हैं कि जो हिंदी है उसे राष्ट्र में, देश में जो हिंदी भाषा के रूप में दर्जा मिला था वो 14 सितंबर 1947 को मिला था, लेकिन 49 को मिला था, सॉरी 49 को मिला था, और उसके बाद यूपी ने उसे अपनी हिंदी भाषा स्वीकार किया था, तो उसका आंसर 1951 होगा। यूपी का निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? देखिए फिर से बुंदेलखंड का क्वेश्चन रिवाइज हो गया है, अच्छे से याद रखेंगे तो फिर से बुंदेलखंड का आंसर क्या देखे आएंगे आप? यहां पर भी आंसर आ रहा है क्या? महोबा। यूपी में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कौन सी ऐसी पत्रिका है इनमें से? सरस्वती, सितारे हिंद, उदंत मार्तंड या बाल बोधनी? तो आप आंसर लगाएंगे बाल बोधनी। पहली पत्रिका कौन सी हो गई है? बाल बोधनी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश से संबंधित है। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खां, पहले तो आप ये याद रख लेंगे कि इनायत खां क्या हैं? सितार वादक हैं। क्वेश्चन पूछ रहे इनायत खां किस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हैं? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से, तो सितार वादक हैं। और एटा, इटावा, औरैया या फिरोजाबाद? तो आंसर जाएगा यहाँ पर फिरोजाबाद। इनायत खां किससे रिलेटेड हैं? फिरोजाबाद से। नेक्स्ट, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? जल्दी से बताएं, बता रखा है मैंने पहले भी आंसर कि जो संयुक्त प्रांत था इसका नाम यूपी कर दिया गया। यूपी कब हुआ था इसका नाम? 26 जनवरी, 24 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। यहाँ पर ये मंथ ही ऐसे दे रखे हैं कि इनको भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका आंसर चला जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। तो यूपी का वर्तमान नाम यूपी कब पड़ा है? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, फरवरी 2018 में उत्तर प्रदेश के जिले में एक उत्पाद योजना के तहत एक उत्पाद के रूप में काला नमक चावल, कौन सा चावल है यहाँ पर? काला नमक चावल। ध्यान रखें, काला नमक किसकी प्रजाति है? यदि ये पूछ ले कि काला नमक किसकी प्रजाति है, तो काला नमक है चावल की प्रजाति, और ये सिद्धार्थ नगर। आप बताएं सिद्धार्थ नगर कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है? सिद्धार्थ नगर राज्य के साथ सीमा बनाता है या नेपाल के साथ सीमा बनाता है? इन दोनों में से आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं यदि आपको पता हो तो। नेक्स्ट, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? जहाँ अमीर खुसरो के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सारे सवाल हमें अमीर खुसरो के बारे में पढ़ने को मिलते हैं। अमीर खुसरो पहले देख ले, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा या फैजाबाद? तो आंसर जा रहा है क्या? एटा। अमीर खुसरो क्या है? एक कवि है। दूसरा सवाल पूछ ले कि अमीर खुसरो किस जिले से हैं, तो हमारे पास आ जाता है एटा से हैं। नेक्स्ट पूछ ले कि अपनी भाषा में मुहावरों का खुलकर प्रयोग किसने किया था? तो मुहावरों का खुलकर प्रयोग करने वाले कौन थे? अमीर खुसरो। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ ले कि अमीर खुसरो किसके राज दरबारी कवि थे? तो आंसर होता है अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राजकवि घोषित किया था। अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी ने भारत का शुक भी कहा। क्या कहा? भारत शुक के नाम से भी उन्होंने उन्हें उपाधि दी थी। और अमीर खुसरो की प्रसिद्ध बुक आप सबको पता है, तोता ए हिंद के लेखक कौन है? यदि आपसे पूछता है तोता ए हिंद के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। भारत शुक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो। भारत शुक अमीर खुसरो को किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन किसके दरबार में अमीर खुसरो को राजकवि घोषित किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। और इनका जन्म स्थान बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इनका जन्म स्थान कहां पर है? एटा। अब एटा का में इनका गांव पड़ता है पटियाली, जो कि वर्तमान में जो कासगंज है उसके अंतर्गत आता है। तो पटियाली गांव में एटा में जन्मे थे अमीर खुसरो। ये सारे सवाल अमीर खुसरो से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो आंसर लगा के आएंगे आप फैजाबाद। नेक्स्ट,
उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। योगी आदित्यनाथ से ही सवाल पूछ लिया है, वो किस संप्रदाय के हैं, नागा, नाथ, कालमुख या माधव। तो हम जानते हैं उनका नाम क्या है, आदित्य योगी नाथ, आदित्य योगी नाथ। तो नाथ उनके नाम में लगा हुआ है, वो कौन से संप्रदाय से है, नाथ संप्रदाय। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। अब देखिए, यदि हमें बाउंड्री वाले स्टेट्स याद होंगे तो हम आराम से उनकी सीमा लगा देंगे। और ये यहाँ पर आते हैं जिले, ये कौन सा है, नेपाल है। तो नेपाल से सटे हुए जिले कौन से होंगे, यहाँ। अब आप देखिए, गोरखपुर, बलिया और बस्ती जाते हैं तो यहाँ पड़ता है, बलिया जाते हैं तो यहाँ पड़ता है, और गोरखपुर भी यहाँ बलिया के आसपास इधर की अंदर की तरफ पड़ता है, और किनारे पर यहाँ पड़ता है महाराजगंज। तो नेपाल के साथ सीमा कौन लगाता है, महाराजगंज। तो महाराजगंज से नेपाल की बाउंड्री शुरू होती है और यहाँ पीलीभीत पर नेपाल की बाउंड्री खत्म हो जाती है। पीलीभीत से महाराजगंज के बीच ये सीमा लगाता है अपनी, कौन, नेपाल, उत्तर प्रदेश के साथ। याद रखें कितने जिले नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं। नेक्स्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया। ध्यान करें, यदि मैंने बताया था कि ये जितने एक ओडीओपी योजना, कौन सी योजना, ओडीओपी योजना, बच्चों ध्यान रखेंगे 24 जनवरी 2018 24 जनवरी 2018 को ओडीओपी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी, जिसमें हर जिले का एक उत्पाद योगी सरकार के द्वारा या यूपी सरकार के द्वारा चिन्हित किया गया था। तो उन्होंने पूछा है इस योजना के तहत हस्त निर्मित कागज जो उत्पादन है इसके लिए कौन सा जिला चुना गया, अमेठी, जालौन, देवरिया या कुशीनगर। तो याद रखेंगे यहाँ पर आंसर आएगा जालौन। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहां से लखनऊ में स्थानांतरित किया। बताएं, मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ा रखा है ये वाला सवाल कि कब राजधानी किस किस जगह पर बनाई गई थी। तो 1921 में इन्होंने अपनी राजधानी को कहां से कहां ले गए थे, तो ये लखनऊ लेके गए थे। तब राजधानी कहां पर थी, इलाहाबाद। इलाहाबाद से कहां लेके गए, लखनऊ। देखिए, शुरू में राजधानी क्या होती थी, आगरा। आगरा के बाद 1858 में राजधानी क्या बना दी, इलाहाबाद। और उसके बाद 1921 में लेकर के राजधानी क्या बना दी, लखनऊ, लेकिन आंशिक रूप से कंप्लीट नहीं थी। और उसके बाद जाकर के 1935 में ये राजधानी क्या हो गई, कंप्लीट बन गई, लखनऊ। तो 1921 में कहां से ले गए थे, इलाहाबाद से लखनऊ लेकर के गए थे। तो आंसर होगा इलाहाबाद। गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है। देखिए, महात्मा बुद्ध की मां। अब ऐसा सवाल जब हमारे सामने आ जाता है तो कई बार यदि हम ना भी पहचान पाए तो हमें इतना पता है महात्मा बुद्ध का जो संबंध था वो बेसिकली कुशीनगर के साथ था। और कुशीनगर के आसपास यहाँ पर कौन सा जिला पड़ता है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे वहां पर, देवरिया। नेक्स्ट, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो कि कहाँ है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी हमने देखा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बिठूर। बिठूर कहाँ पड़ेगा, कानपुर। और कानपुर कौन सी नदी पर पड़ता है, तो कानपुर गंगा नदी पर पड़ता है। नेक्स्ट, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। अब वो समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था, तो समाचार पत्र के लिए नाम लिख करके जाएंगे, बनारसी अखबार। क्या नाम था, बनारसी अखबार। 1 जनवरी 1845 को यूपी ने पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था, नाम था बनारस अखबार। आपसे पूछ लेगा कि जो बनारस अखबार है वो किसने संपादित किया था, तो गोविंद रघुनाथ ने। तो इस तरीके से आज हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए, 52। एक क्वेश्चन और है, जौनपुर के शर्की शासक सुल्तान हुसैन शर्की एक महान संगीतकार थे और उन्होंने के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया। ठुमरी के तर्ज पर गजली, कव्वाली या
दादरा के तर्ज पर। किसके तर्ज पर किया था? तो ध्यान रखेंगे ठुमरी। आंसर क्या लगाएंगे यहाँ पर? ठुमरी। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने ठुमरी के तर्ज पर, किसके तर्ज पर? ठुमरी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले साल आए हुए हैं, पिछले 1-2 सालों के इकट्ठे क्वेश्चन है और ये आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे कई बार, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यूपी में एग्जाम की खास बात है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और उसके साथ जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, हो सकता है उन एक्सप्लेनेशन से भी आपको कोई ना कोई सवाल मिल जाए। मानिए लोकसभा की सीट संख्या पूछी तो उसके साथ बता दी राज्यसभा में इतनी है, विधानसभा में इतनी है, विधान परिषद में इतनी है। इस तरीके से सब चीजों को याद करके जाएंगे। मान लिया उन्होंने पूछा है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ था, तो एटा बता दिया, लेकिन अमीर खुसरो की बुक पूछ लेगा, अमीर खुसरो किसके दरबार में राज कवि थे, ये सब पूछ लेगा। तो साथ साथ में मैंने कोशिश की है कि 1-2 सवाल उसके साथ मैं एक्स्ट्रा बताती हुई चलूं। तो आप इसे 3-4 बार इस सीरीज को करेंगे तो जाकर के आपके दिमाग में क्वेश्चन फिट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।